बेघर, दिशाहीन, मजबूर। हर साल हजारों नए शरणार्थी नए घर की तलाश में सड़कों पर होते हैं। पहले इनकी इस लाचारी का कारण युद्ध होते थे, लेकिन अब विकास की वजह से लोग बेघर हो रहे हैं। किसी नए बांध, खदान या किसी औद्योगिक केंद्र से विस्थापित हुए लोगों को कह दिया जाता है कि ये सब विकास के लिए हो रहा है। जब नई परियोजनाओं के पूरा होने का जश्न मनाया जाता है तो कोई उन्हें याद भी नहीं करता। वे सबकी याददाश्त से गायब हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों ने विकास के नाम पर होने वाले इस अत्याचार को स्वीकार कर लिया है। इसके खिलाफ दुनिया भर में संघर्ष चल रहे हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर असफल हुए हैं, क्योंकि वे इन बड़ी परियोजनाओं के पीछे की ताकत और पैसे का कभी मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन कभी कभी चमत्कार भी होते हैं। यह ऐसे ही चमत्कार की 30वीं वर्षगांठ है। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। हमारा पैसा हमारा हिसाब में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। 1993 का साल था। भारत में एक संघर्ष जोर पकड़ रहा था। नर्मदा नदी के तट पर मध्य प्रदेश के आदिवासी बांधों की एक श्रृंखला का विरोध कर रहे थे, जिसकी वजह से जल्द ही उनके घर डूबने वाले थे। विश्व बैंक इस परियोजना के फंडर्स में से एक था। सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर के नेतृत्व में इन लोगों ने अपनी लड़ाई को विश्व बैंक तक पहुंचाया, जिसकी वजह से विश्व बैंक को एक स्वतंत्र जांच करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और 1993 में विश्व बैंक ने भी मान लिया कि इस परियोजना से आने वाले समय में और भी तबाही होगी, और उसने अपनी फंडिंग वापस ले ली। यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इससे पहले वे परियोजनाओं के बारे में सरकारों द्वारा बताई गई बातों पर भरोसा कर लेते थे, लेकिन इसके बाद उनका रुख बदला। उन्होंने स्वतंत्र निवारण तंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म के महत्व को समझा, और यहीं से विश्व बैंक के निरीक्षण पैनल की शुरुआत हुई। यह पैनल विश्व बैंक के प्रबंधन से स्वतंत्र एक फैक्ट फाइंडिंग संस्था के रूप में काम करता है। इसके 3 पैनल सदस्य हैं और एक स्थायी सचिवालय है। विभिन्न समुदाय और उनके प्रतिनिधि इस पैनल को विश्व बैंक के फंड पर चलने वाली परियोजनाओं से हो रहे नुकसान और संभावित नुकसान की शिकायतें भेजते हैं। यह शिकायतें गंभीर और अलग अलग सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों से लेकर नई परियोजनाओं से प्रभावित लोगों के साथ चर्चा और भागीदारी न किए जाने से संबंधित होती है। पैनल इन कथित प्रभावों की जांच करता है और इसकी रिपोर्ट सीधे विश्व बैंक प्रबंधन को दी जाती है। विश्व बैंक रिपोर्ट के आधार पर परियोजना को अपनी फंडिंग देने के वादे की समीक्षा करता है। 30 साल बीत गए हैं। क्या इस पैनल ने कुछ प्रभाव डाला? विश्व बैंक के निरीक्षण पैनल की वजह से अन्य अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग संस्थाओं ने भी इसी तरह के पैनल बनाए। विश्व बैंक का दावा है कि उसकी निरीक्षण पैनल ने पर्यावरण और लोगों पर हो रहे कई अत्याचार रंगे हाथों पकड़े हैं, जिनमें लिंग आधारित हिंसा भी शामिल है। इनमें से एक घटना 2015 में पश्चिमी युगांडा के एक गांव की है। विश्व बैंक द्वारा फंड किए जा रहे एक सड़क परियोजना पर छोटे बच्चों का यौन शोषण करने का आरोप लगाया गया था। आरोपी दूसरी जगहों से आए मजदूर थे। इसके कारण कई बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया था। कुछ बच्चियां गर्भवती हो गई थी और कुछ HIV से संक्रमित भी। निरीक्षण पैनल की जांच में आरोप सही निकले। बैंक अपनी स्वयं की नीतियों और प्रक्रियाओं को लागू करने में विफल रहा, जिसमें बाहर से आने वाले मजदूरों के प्रभाव का अनुमान लगाने और उसे कम करना भी शामिल था। विश्व बैंक ने परियोजना के फंड पर रोक लगा दी और बाद में इसे रद्द कर दिया। अब तक निरीक्षण पैनल ने कितनी परियोजनाओं की जांच की है और जांच के बाद कितनी परियोजनाओं को फंड देने से मना किया है? विश्व बैंक के दस्तावेजों में इसकी एक लंबी सूची है। इनमें से कई जांच के दायरे में है, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत जहां से हुई वहां कुछ खास नहीं हुआ है। उत्तराखंड में विष्णुगढ़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना इसका उदाहरण है। इस परियोजना के लिए अलकनंदा नदी का रास्ता आंशिक रूप से मोड़ा गया है।
वहां के लोगों ने इस संबंध में स्थानीय जल स्रोतों, जैव विविधता, आजीविका और स्वास्थ्य पर परियोजना के संभावित प्रभावों की शिकायत की। विश्व बैंक ने इस पर एक जांच भी शुरू की थी। पैनल की प्रारंभिक रिपोर्ट में पाया गया कि बैंक ने अपनी नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया। इसमें जल स्रोतों की सूखने की संभावना और स्थानीय गांवों पर पुनर्वास संबंधी नकारात्मक प्रभावों की कोई योजना नहीं थी। साथ ही पैनल ने सामुदायिक वनों में महिलाओं की आवाजाही और बड़ी संख्या में बाहरी पुरुष मजदूरों के आने से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कराने के मुद्दे की तरफ भी ध्यान दिया। यह रिपोर्ट एक दशक पहले आई थी, लेकिन परियोजना अभी भी विश्व बैंक के फंड से चल रही है और स्थानीय समुदायों का आरोप है कि जमीनी स्तर पर कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। ऐसा क्यों? Independent accountability mechanisms do not have any decision-making powers. They investigate the project, look at what is happening on ground, but ultimately it goes back to the board and the management who will determine the veracity of the report, who will determine the course of action as to what the remedial action plan should look like. The monitoring is left to the clients. So I think a lot needs to be sorted out. In India, actually, there have not been many cases where they have actually exited. गुजरात में मुद्रा पावर प्लांट, जिसने स्थानीय मछुआरा समुदाय पर विनाशकारी प्रभाव डाला, एक और कहानी बताता है। विश्व बैंक की निजी ऋण देने वाली शाखा इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इसको फंड दे रही थी। मछुआरों ने अमेरिकी अदालत में IFC के खिलाफ फिर से मुकदमा दायर किया, लेकिन वे असफल रहे। संगठन ने उनके फंड के कारण हुए नुकसान की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। लेकिन क्या फंड देने वाली संस्थाओं को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है? You look at any of the projects, starting from Narmada, whether it's Tata Mundra, whether it's privatization of power sector, which was ushered in the 90s by the World Bank, and the mess which has kind of created in the country because of such things. So holding World Bank accountable means that holding them responsible for the consequences which has happened. Now, World Bank just kind of walked away, right? I mean, there is no kind of conversation even about who is responsible behind this. So holding somebody responsible for the consequences of what they have done is what we mean by holding account. और अब अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग केवल विशेष परियोजनाओं के लिए ही नहीं, बल्कि गरीबी उन्मूलन, आर्थिक विकास जैसी नीतियां बनाने के लिए भी दी जा रही है। यहाँ विश्व बैंक या ऐसा कोई और फंडिंग संगठन उस क्षेत्र या देश को फंड देते हैं जो उन्हें सही लगते हैं। यह उनकी अपनी नीति है, लेकिन अगर लोग इसमें बदलाव की मांग करें तो क्या? Thing with the development policy loans is the impacts are not immediately known. They could have large impacts on our social security policies, on the way the legislation in the country is changed. So how do you then monitor these development policy loans, and how do you bring them under the purview of inspection panel? The World Bank's involvement in a project, knowing about their policies, developing a complaint, reaching out to the inspection panel, everything, the onus is on the communities. And most of them have never been told by the World Bank or anybody that we are coming and we are funding. So unless and until you change the onus to the inspection panel, where inspection panel should have the power to kind of investigate suo motu, it's not going to kind of change. You can't kind of wait until the communities know about it, learn about it, and then take somebody's help to write in a language and form which is understood by the inspection panel and meet the eligibility criteria. That's like a long shot. आधुनिक भारत में नीति संबंधी फैसले अमीरों को ध्यान में रखकर लिए जा रहे हैं। आज बड़ी बड़ी परियोजनाओं का जश्न मनाया जाता है, यहाँ तक कि इनको पूजा भी जाता है। इसके लिए समाज या पर्यावरण को जो कीमत चुकानी पड़ती है, उसके कोई मायने नहीं है। सरकारें भी लोगों और समुदायों पर इनके प्रभाव की परवाह नहीं करती। 30 वर्षों के बाद नर्मदा परियोजना को एक सफलता माना जा रहा है, जो विश्व बैंक की सहायता के बिना पूरी हुई। Medha Patkar shot to fame with her Narmada Bachao Andolan, opposing the raising of the height of the Sardar Sarovar Dam. She and a coterie of activists, NGOs,
Leftist intellectuals, along with a section of the media, ran a campaign against the project by instigating the poor and vulnerable people. Even the World Bank, which had earlier agreed to fund the project, refused to give loan, citing environmental concerns. In May 2017, Narmada waters reached the parched regions of Kutch. On September 15, 2019, the Sardar Sarovar Dam reached full reservoir levels of 138.68 meters for the first time, becoming a moment of pride for Gujaratis. And finally, on 6th July 2022, the waters of Narmada reached Modkuba, the village that marks the tail end of Kutch Branch Canal, proving Medha Patkar wrong. After submerging very fertile land in Nimad in Madhya Pradesh, after submerging lush forest in Maharashtra and Gujarat, you taking water to kind of arid areas in Rajasthan, desert areas, you think that is a success? I mean, I don't know. Is it a success when you have submerged the houses of thousands of people, have not been able to kind of rehabilitate all of them properly? You have a dam which the Prime Minister goes and inaugurate, you put a tallest statue there, you call it a success? I mean, I think we need to have different yardstick for success. जब विकास के नाम पर किसी भी कदम को सही बताया जा रहा हो तो हमें चीजों को दूसरे नजरिए से देखने के लिए एक बेहतर दृष्टि की जरूरत होती है। एक संतुलित ढंग से लागत और लाभ के विश्लेषण के अलावा प्रभावित समुदायों को साथ लेकर सोचने की जरूरत है। शायद आगे विकास के नाम पर आम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कुछ कम हो। इस एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।